देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बचपन से जवानी तक ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो इसमें असफल रहा। आखिर में तंग आकर उस इंसान ने काली शक्ति या फिर यूं कहें कि तंत्र मंत्र के रास्ते अपनाए अमीर बनने के लिए। और उसके बाद जो उस इंसान के साथ हुआ तो उसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर ही रख दिया। मैं उसी इंसान के स्वरूप में आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिनाश है और मैं जब 12 साल का था तभी मेरे पिताजी गरीबी के चलते चल बसे थे। और तब से मैंने मन ही मन ये ठान भी लिया था कि मैं एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा। और मैं तभी से पैसों के पीछे इस कदर अंधा हो गया था कि तंत्र मंत्र की काली शक्तियों को अपनाकर पैसे हासिल करना चाहता था। मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन है जिसकी शादी की चिंता मेरी माँ को हर वक्त लगी रहती थी। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ पैसे कमाने शहर की ओर जा पहुंचा। शुरू में हमने कड़ी मेहनत से काफ़ी वक्त तक काम किया, लेकिन हमें अपने काम का सही पगार नहीं मिल रहा था। दरअसल मेरे और मेरे दोस्त विशाल का ठेकेदार बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। इस वजह से हमने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया और हम एक नए काम की तलाश में वहाँ से निकल गए। मेरे दोस्त विशाल को शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का भूत सवार हो गया था। एक दिन हम अपने कमरे में बैठे पैसे कमाने के नए नए तरीकों के बारे में आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी विशाल ने एक अजीब तरह की बात मुझसे कही। यार, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो हमें करोड़ों की संपत्ति दे सकती हैं। और विशाल ने आगे बताते हुए कहा कि मेरे एक चचेरे मामा एक बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं, अब वही कोई उपाय हमें बता सकते हैं। विशाल की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे उसकी कही गई सभी बातें एक मजाक के समान ही लग रही थी। विशाल की बात पर मैंने हंसते हुए कहा, अबे यार, तूने चढ़ा रखी है क्या विशाल? क्या नाप से नाप बातें किए जा रहा है? तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सब लोग यही काम नहीं करते। मेरी बात सुनकर विशाल ने थोड़ी गंभीरता से मुझे इसके बारे में बताने लगा। मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, बहुतों की तो मौत हो चुकी है इस काम के दौरान। कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी साधना करने का साफ मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मैंने अपने बाबा से सुनी है। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक आदमी जो मेरे गांव का मुखिया हुआ करता था और पेशे से वो एक व्यापारी था, एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझी कि तंत्र मंत्र और काली शक्तियों की ओर वो आकर्षित होने लगा। और धीरे धीरे पूरे गांव से लोगों की धन संपत्ति अपने आप ही कहीं अदृश्य होने लगे। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि गांव के कुछ लोगों ने एक दिन देर रात मुखिया को जंगल में जाते देखा, जिससे अब धीरे धीरे उन लोगों को गांव के मुखिया पर शक होने लगा। और एक दिन अचानक उस मुखिया की लाश उसी जंगल में एक पेड़ पर टंगी मिली। गांव वालों का मानना है कि वो मुखिया बुरी आत्माओं को आमंत्रित करके लोगों का धन मंगाया करता था और उन बुरी शक्तियों ने ही मुखिया की जान ले ली है। लेकिन असल में उस मुखिया के साथ क्या हुआ आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, विशाल की पूरी कहानी सुनकर मैं तो बुरी तरह से डर सा गया था, क्योंकि जिस धन के कारण उस मुखिया की मौत हुई थी तो विशाल हमें भी उसी रास्ते की ओर ले जाना चाहता था। मुझे शुरू में तो ये सारी बातें महज एक मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं लगी। विशाल के लालच और मेरी हालत ने हमें मजबूर कर दिया था। हम ना चाहते हुए भी तंत्र साधना की ओर पहला कदम बढ़ा चुके थे। विशाल और मैं अगली सुबह ही विशाल के चचेरे मामा के पास जा पहुंचे। विशाल के मामा हम लोगों से कुछ घंटों की दूरी पर थे, एक ऐसी खौफनाक जगह जिसके बारे में भी सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो ऐसी जगह पर अकेले ही रहते थे। जंगल में पुराने से शमशान घाट के पास एक छोटी सी कुटिया में वो रहा करते थे। सुबह के अभी तकरीबन 11 बज रहे थे जब हम विशाल के चचेरे मामा के पास पहुंचे और हमने विशाल के मामा को प्रणाम किया तो विशाल ने अपने मामा से कहा, मामा जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम जल्द से जल्द अमीर बन सकें? यानी कोई पूजा या साधना अगर है तो हमें बताइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। विशाल के इतना पूछते ही उसके तांत्रिक मामा ने कहा, तुम अभी नादान हो, इसमें बहुत खतरा है। ये तंत्र शक्ति साधना कोई आसान काम नहीं है। अगर तुमसे ज़रा भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
विशाल के लालच और मेरी मजबूरी ने हमें किसी भी साधना को करने पर बेबस कर दिया था। हमने तांत्रिक मामा की बात पर बस इतना कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई भी साधना कर लेंगे। अब हमारी बात पर उस तांत्रिक मामा ने हमें एक तंत्र साधना के बारे में बताया। तुम दोनों को 6 दिन तक हर शाम किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र साधना करनी होगी। और उस तांत्रिक ने हमें एक मंत्र बताते हुए कहा कि इसका प्रतिदिन 113 बार जाप करना है और अंत में अमावस की रात किसी भी एक छोटे से जीव की बलि देनी है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कहीं तुमसे भूल ना हो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, हम पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने बिना कुछ सोचे समझे ही उस तंत्र साधना को करने के लिए मान गए। अब अगले ही दिन हम शाम के वक्त उस तांत्रिक के पास पहुंचे। विशाल के हाथ में एक जिंदा मुर्गा था जो कि उसकी बलि के लिए हम लेकर आए थे। और विशाल के चचेरे मामा यानी कि वो तांत्रिक जहां पर रहा करता था, उसके निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे हमने तंत्र साधना की। हम तीनों मिलकर तैयारी करने लगे और शमशान में जले मुर्दों के भभूत से 2 घेरे हमने बनाए और उन 2 घेरों में हम तमाम प्रकार की तंत्र साधना में उपयोग होने वाली वस्तुएं रखी गई। और जैसे सूर्य अस्त हुआ, हम दोनों अपने शरीर पर उसी भभूत को धारण कर उस घेरे में बैठे और उस तांत्रिक ने हमें एक मंत्र बताया जिसका 113 बार उच्चारण करना था। अब हम दोनों अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे उस मंत्र का उच्चारण करने लगे और वो तांत्रिक वहीं हमारे पास बैठ गया। अब जैसे जैसे रात होती गई और हम लगभग 113 में से 55 बार तक हमने उस मंत्र का उच्चारण अभी किया ही था कि तभी मुझे एक अजीब तरह की सुगंध हमारे बगल से आने लगी और धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर एक कोमल हाथों का स्पर्श होने का अनुभव होने लगा। अब धीरे धीरे मेरा ध्यान अब मंत्रों के उच्चारण से हटने लगा कि तभी मेरे कान में बहुत ही मोटी सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैं सहम सा गया और पुनः मैं मंत्र उच्चारण में अपना ध्यान लगाने लगा। जैसे ही हमने 113 बार मंत्र उच्चारण किया कि उस तांत्रिक ने एकदम से ताली बजाकर हमें संकेत दिया कि हम 113 बार मंत्रों का जाप कर चुके हैं। हमें संकेत मिलते ही हमने अपनी आंखें खोली कि तभी उस तांत्रिक ने उस मुर्गे की बलि देने का इशारा किया और फिर विशाल और मैंने मिलकर एक झटके में उस मुर्गे का सर धड़ से अलग कर दिया। और साधना पूर्ण होते ही उस तांत्रिक ने हमें चेतावनी देते हुए कहा, कुछ काली शक्तियां तंत्र साधना करते वक्त तुम्हारी परीक्षा लेंगी, जिसमें तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें चौकन्ना रहना होगा और कल शाम को भी इसी वक्त तुम दोनों यहीं पर आ जाना। 5 दिन और लगातार ये साधना करने के बाद तुम्हें एक अंतिम प्रक्रिया से गुजरना होगा जो कि आने वाली अमावस की आधी रात को आरंभ होगी। अगर तुम दोनों ने ये पड़ाव पार कर लिया तो तुम्हारी मांगी गई हर इच्छा पूरी होगी। अब कल से ही तुम्हें तुम्हारी की गई इन साधनाओं का लाभ देखने को मिल जाएगा। तभी हमने प्रणाम किया और वहीं के शमशान घाट के पास बहने वाली नदी में स्नान करके हम अपने घर लौट आए। हमें अपने रूम पर आए मुश्किल से अभी 1 घंटा ही बीता था कि तभी विशाल के मोबाइल फोन पर एक आदमी का फोन आ गया। विशाल ने फोन रिसीव किया तो सामने से उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, आप विशाल बोल रहे हैं? मेरी 1 सालों से बंद पड़ी छोटी सी एक फैक्ट्री है, आप लोगों को उस फैक्ट्री में मशीनें सेट करनी है और कुछ मरम्मत का भी काम है। विशाल ने एकदम से जवाब दिया, हाँ हो जाएगा। और उस आदमी ने विशाल को कल कुछ पैसे एडवांस देने को कहा। जैसे उस आदमी ने फोन काटा, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए क्योंकि महीनों से हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा था। हम खाना खाकर अभी लेटे ही थे कि कब मेरी आंख लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। अब सुबह एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर था क्योंकि मैंने सपने में कुछ ऐसा देख लिया था जो मैं नहीं चाहता कि वो सच में हमारे साथ हो। हम दोनों तैयार होकर काम पर निकल पड़े। एक दिन में ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने लगे। अब हमें ऐसा लगने लगा कि शायद वो तंत्र साधना काम कर रहा है। और फिर शाम होते ही हम समय पर उस तांत्रिक के पास तंत्र साधना की चीज़ों को लेकर हम उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। और ठीक उसी समय पर हमने कल जैसे 2 घेरे बनाए और हम उस घेरे में बैठे और हम मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ठीक आधा मंत्र उच्चारण करते ही मुझे एक असहनीय दर्द का अनुभव होने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर पर कोई नोकीली चीज से कुरेद रहा हो। लेकिन उस दर्द को सहते हुए हमने बड़ी मुश्किल से आज के दिन की भी साधना पूरी कर ली और कल की भांति एक मुर्गे के बलिदान के साथ हमने आज की साधना पूरी की और स्नान कर हम अपने रूम की तरफ लौट आए। और हमारे रूम पर पहुंचते ही
हमें नए नए नंबर से कई व्यापारियों के फ़ोन आने लगे। हमें काफ़ी ज़्यादा काम मिलने लगा था और हम 2 ही लोग थे। इस वजह से हमने अपने गांव के कुछ 5 दोस्तों को अपने पास बुलाया। धीरे धीरे हमने बड़ी मुश्किल से वो 5 दिन की तंत्र साधना पूरी की और फिर इसी दौरान हमने बीते 5 ही दिनों में काफ़ी पैसे भी कमा लिए थे और अभी हमारे पास और भी काम बचे हुए थे। आज हम लोगों की 6वीं तंत्र साधना का दिन था। हर रोज की तरह आज शाम भी हम उसी वक्त पर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। इन बीते 5 दिनों में हमने जैसे भभूत का घेरा बनाया, ठीक उसी प्रकार आज भी हमने वैसा ही घेरा बनाया और हम उस घेरे में बैठे कि तभी विशाल के चचेरे मामा यानी कि उस तांत्रिक ने कहा, आज मैं तुम्हें कोई संकेत नहीं दूंगा, आज तुम्हें खुद ही उस साधना को पूरा करना है। एक बात का ध्यान रखना, आज वो काली शक्तियां तुम पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन तुम लोग अपने आप पर काबू रखना, मैं यहीं पर हूँ। अब उस तांत्रिक के इतना कहते ही हमने अपना मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमारे मंत्र उच्चारण करने की संख्या बढ़ती गई तो वैसे ही हमारी सहनशीलता कमजोर होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई और भी है जो मुझे घूर रहा है। मुझे अपने शरीर पर कभी असहनीय दर्द महसूस होता तो कभी ऐसा लगता कि कोई मुझ पर चाकू से घोंप रहा है। बड़ी मुश्किल से हम मंत्र उच्चारण करके अंत तक पहुंचे थे कि तभी अचानक ही एकदम से विशाल की चीख निकल गई और वो उठकर घेरे से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से आज की हमारी तंत्र साधना खंडित हो गई। जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, घोर अनर्थ, ये क्या हो गया? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आने वाली अमावस की रात तुम दोनों की आखिरी तंत्र साधना थी, लेकिन आज की साधना खंडित होने की वजह से वो शक्तियां जिनके बदौलत तुम दोनों को धन की प्राप्ति हो रही थी, वही तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम दोनों की मृत्यु का प्रयत्न करेंगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन की गलतियों का एहसास अनुभव कराएंगे, जिसकी वजह से तुम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाओगे। अब हम दोनों उस तांत्रिक के पैरों में गिर गए और इस समस्या से निकलने का निवारण पूछने लगे। उस तांत्रिक ने हमसे कहा, मैं आने वाली अमावस की रात तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। अगर आने वाली अमावस की रात तक तुम दोनों जीवित बच जाते हो तो इस तंत्र साधना की प्रायश्चित करने के लिए एक हवन होगा जिसमें तुम अपनी गलतियों की क्षमा मांगोगे। उसके पश्चात इन काली शक्तियों से तुम मुक्त हो पाओगे। इतना सुनते ही हम अपने रूम पर लौट आए और आने वाली अमावस की रात का इंतजार करने लगे। आज से मात्र 4 दिन बाद ही अमावस्या की रात थी। अब उन काली शक्तियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते हमें जितने भी काम के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे अब वो सब हमसे वापस ले लिए गए, जिसकी वजह से हम दोनों एकदम से कर्जे में आ गए और धीरे धीरे एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से हमारा दिन बीता। अब अगले दिन वो अमावस्या की रात थी जिसका हमें इंतजार था। फिर रात के ठीक 9 बजे हम अपने कमरे में भूखे बैठे हुए थे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपना पेट भर सके। हम हताश होकर नीचे फर्श पर बैठे हुए थे कि तभी एकदम से हमारे कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि हमारे कमरे में कोई और भी मौजूद है। हमने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया कि तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मेरा पूरा शरीर डर से सहम गया था। मैं विशाल का हाथ पकड़ के अपनी आंखें बंद करके मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और मंत्र के जाप करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब सुबह जैसे मेरी आंखें खुली तो एकदम से मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि विशाल ने कमरे में लगे पंखे से फांसी लगा ली थी। विशाल की हालत देखकर मैं वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि काश इस तंत्र साधना को हमने नहीं किया होता। विशाल की लाश को मैं उसी तांत्रिक के पास ले गया। आज अमावस की रात थी तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, अब तुम्हें अकेले ये प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। उसी शमशान घाट के पास भभूत के 2 घेरा बनाकर एक में विशाल का शव था और एक में मैं। जैसे जैसे उस तांत्रिक ने कहा तो वैसे वैसे मैं करने लगा और कुछ निरंतर मंत्रों का जाप करने के बाद उस तांत्रिक और मैंने हवन की प्रक्रिया को पूर्ण किया और मैं उन शक्तियों से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा सिर सहला के गया हो कि तभी उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, अब से तुम आजाद हो और ध्यान रहे दोबारा किसी भी तरह की तंत्र शक्तियों की साधना के जाल में मत फंस जाना और न ही किसी के कहने में आना। फिर अगली सुबह उसी शमशान घाट पर मैंने विशाल के देह को अग्नि दी और तंत्र साधना का खामियाजा कुछ इस प्रकार से हमें भुगतना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।